आप लोगों को जिस टाइम स्पैन की बात करने वाले हैं, जिस बताने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम स्पैन है इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। फ्रॉम 70 मिलियन ईयर्स से लेके 50 मिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड। सो ये टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, प्लांट्स जो कि हम आज की डेट में देखते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनका इवोल्यूशन इसी टाइम पीरियड पे बहुत तेजी से हुआ है। और जहाँ तक हम इंडियन प्लेट की बात करते हैं, एज यू ऑल नो दैट इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड फॉर सो मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स। इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड जो कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था, और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर इन्होंने गोंडवाना लैंड बनाया था। सो क्रिटेशियस टाइम पीरियड जो कि मेसोजोइक एरा का पार्ट है, उस टाइम पे 145 मिलियन ईयर्स पे क्रिटेशियस टाइम पीरियड पे ये कॉन्टिनेंट्स जो थे वो अपनी अपनी जगह से गोंडवाना लैंड से ब्रेक होके मूव करना शुरू किया। इंडियन प्लेट का सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ है सारे कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में। सो इंडियन प्लेट जो थी हमारी ये 145 मिलियन ईयर्स पे बिल्कुल 60 डिग्री साउथ पे थी। 60 डिग्री साउथ से ये मूव करके पूरा मूव करके सारी लैटिट्यूडनल शिफ्टिंग हुई और फिर इक्वेटर को क्रॉस करके ये पेलोजीन टाइम इंटरवल में आके एशियन प्लेट से कोलाइड किया इंडियन प्लेट। सो जो 70 मिलियन ईयर टाइम पीरियड जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, 70 मिलियन ईयर टाइम पीरियड से लेकर 50 मिलियन ईयर टाइम पीरियड का पीरियड जो है वो टर्मिनल क्रिटेशियस पीरियड कहलाता है, और पेलोजीन में जाके ये खत्म होता है। टर्मिनल क्रिटेशियस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था क्योंकि इस समय इंडियन प्लेट वाज जस्ट लाइक एन आइलैंड, एक आइलैंड की तरह से इंडियन प्लेट जो थी वो थी, और ये इक्वेटर से काफी नीचे थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में। जब ये मूव करके टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रही है इंडियन प्लेट, तो ये इंडियन प्लेट इट केम इन कॉन्टैक्ट विद रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट्स जो है वो क्या है, वो एक तरीके से आपको समझो कि ये मेंटल जो हमारा अर्थ के इंटीरियर में जो मैंटल है वहां पे जो मोल्टन लावा है या जो भी है, उससे वो उसका इरप्शन इन्हीं हॉटस्पॉट्स के थ्रू हुआ है। सो इंडियन प्लेट जिस समय इस टाइम पे अराउंड 67 बिलियन ईयर्स के टाइम पे इंडियन प्लेट जो है उसमें वोल्केनिक इरप्शंस हुए, और ये वोल्केनिक इरप्शंस इतने मैसिव थे ये कि फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और अप टू काफी कुछ तक ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी इसके वोल्केनिक इरप्शंस के हमको डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं। तो ये वोल्केनिक इरप्शंस अराउंड 2000 किलोमीटर तक ये इरप्शन इनका जो था स्प्रेड हुआ, और ये इस वोल्केनिक इरप्शंस के बाद में ये कूल डाउन हुआ, और जिसको कि आज को ये बसाल्ट रॉक की तरह से वहां पे जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि महाबलेश्वर, ये जो सारी प्लेटू एरिया है, ये और कुछ नहीं है, यही बसाल्ट रॉक्स हैं जो कि उस समय पे इरप्ट हुए थे। तो वोल्केनिक इरप्शंस जो थे इनका ये कंटिन्यूअस नहीं हुए हैं, ये 3 फेजेस में हुए हैं। सो ये जो डिफरेंट फेजेस थे इनके बीच में जब ये एक इरप्शन हो गया, उसके बाद कुछ हजार साल तक जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई। उस टाइम पीरियड पे वहां पे सॉइल फॉर्मेशन हो गया, वहां पे बायोटा आ गया, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। तो और फिर उसके बाद जब सेकंड दोबारा फिर से वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो ये सारे के सारे उसमें बरीड हो गए। तो जो ये लाइफ आई थी उस पीरियड में, हम लोग हमारे यहाँ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हमारे यहाँ है जो कि इस पे काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स कैसे थे, एनिमल्स कैसे थे, किस तरह की क्लाइमेट थी, किस तरह की सॉइल थी, और क्या चेंजेस हुए उस समय। सो देर आर अभी जैसे कि आप लोगों ने जुरासिक पार्क भी देखा होगा कि किस तरह से डायनासोर्स जो थे वो कैसे किस तरह से आए और क्या किस तरह की डाइवर्सिटी थी, कैसा था, क्या खाते थे, किस तरह से। तो वो एक टाइम पीरियड था जो मेसोजोइक पे डायनासोर एरा जिसको बोलते हैं, डायनासोर्स बहुत मैसिव डाइवर्सिटी थी उनकी। लेकिन वो क्रिटेशियस और टर्शरी का जो टाइम पीरियड है जिसको कि हम 65.5 मिलियन ईयर्स पे ये क्रिटेशियस खत्म हुआ और टर्शरी पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ये टाइम पीरियड जो होता है, ये जो इसको बाउंड्री इंटरवल कहते हैं, ये बाउंड्री इंटरवल एसोसिएटेड है
एक तरीके से एक्सटिंक्शन इवेंट भी इससे एसोसिएटेड है। एक्सटिंक्शन किसका हुआ? एक्सटिंक्शन समुद्र में हुआ है, समुद्र में हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो कि कैल्केरियस थे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने थे, उनका एक्सटिंक्शन हुआ है, उनका मैसिव एक्सटिंक्शन हुआ है। और ये एक्सटिंक्शन ऑल ओवर द ग्लोब दिखाई देता है, सभी जगह दिखता है। एक और चीज हुई है कि डायनासोर्स खत्म हो रहे थे, मैमल्स आ रहे थे। तो इस तरह की जो कहानियां हैं वो इस टाइम पीरियड से जुड़ी हुई हैं और इसलिए ये टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी थ्योरीज है इस एक्सटिंक्शन इवेंट को लेके। एक थ्योरी है जिसको कहते हैं एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से लाइफ खत्म हो गई। दूसरी थ्योरी कहती है कि डेक्कन वोल्केनिज्म आया है, वोल्केनिज्म की वजह से एक्सटिंक्शन हुआ है। लेकिन ये डिबेट अभी भी चल रही है, इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग 65 मिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड क्रॉस ओवर होता है तो फिर इंडियन प्लेट जो है वो धीरे धीरे करके वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो गई है, लेकिन इंडियन प्लेट धीरे धीरे मूव करके वो इक्वेटर की तरफ आ रही है। इक्वेटोरियल रीजन में आप सभी को पता है कि इक्वेटोरियल रीजन की क्लाइमेट कैसी होती है, बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड होती है। तो इस टाइम पीरियड पे भी इंडिया में बहुत सारे डिपोजिशन हुए हैं। तो जो इंडियन प्लेट का, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑल अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन प्लेट, वहां पे बहुत सारी लिग्नाइट के डिपॉजिट्स हैं। राजस्थान का एरिया देख लीजिए, कच्छ का एरिया देख लीजिए, कैम्बे का, गुजरात का एरिया, इन सभी जगह पे बहुत सारी लिग्नाइट डिपॉजिट हुई है। ये लिग्नाइट डिपॉजिट जो है एक स्वाम्पी एनवायरनमेंट में डिपॉजिट हुई है और इसमें बहुत सारे जानवर और प्लांट्स जो थे वो इसमें जो इवॉल्व हुए हैं वो सारे के सारे इसमें एज ए फॉसिल हमको मिलते हैं। तो हमारे यहाँ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है वो इस पे भी काम कर रहा है और वो लोग उसकी इवोल्यूशन देख रहे हैं, उसका किस तरह से डिवर्सिफाई हुआ। पहले जो राजस्थान जहाँ पे आज की डेट में जहाँ थार डेजर्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पे कभी एक बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, रेन फॉरेस्ट। और बहुत सारे प्लांट्स जो थे जो उस समय इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो थी इंडिया में जिस तरह की थी उसमें जो इवॉल्व हुए हैं, वही वो सारे के सारे जब इंडियन प्लेट मूव करके 21 डिग्री नॉर्थ की तरफ चली गई और हिमालयन अपलिफ्टमेंट हो गया आफ्टर कोलिजन विद इंडियन प्लेट एंड एशियन प्लेट, तो यहाँ की क्लाइमेट जो थी वो जो जिस तरह की रेन फॉरेस्ट वाली क्लाइमेट थी वो चेंज होके सीजनल क्लाइमेट हुई है। तो फिर यहाँ पे बिल्कुल चेंज आ गया। लेकिन यहाँ के बहुत सारे प्लांट्स थे वो जब कोलिजन हो गया इंडियन प्लेट का एशियन प्लेट से, तो वो वहां से मूव करके और दूसरे वेट एरियाज जैसे कि सुंडालैंड है, मलेशिया है, वहां पे आज की डेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो जितना भी रेन फॉरेस्ट मलेशिया और सुंडालैंड का है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इंडियन प्लेट पे हुई है, लेकिन माइग्रेशन वहां पे हो गया तो वो वहां दिखाई दे रहा है। बट इंडियन प्लेट में आजकल अभी हमको उसके फॉसिल्स के अवशेष की तरह से वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी कहानी एक है। और जिससे कि हम अपने हिंदुस्तान की, अपने इंडिया की, हम बायोडाइवर्सिटी पास में कैसी थी, किस तरह से थी और आज की डेट में क्या है, वहां पे जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो कहाँ माइग्रेट कर गए, कहाँ से आए थे, कहाँ माइग्रेट कर गए। तो एक बायोजियोग्राफी एनालिसिस होती है जिसको कि हम लोग करते हैं, बायोजियोग्राफी, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी होती है। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और वो लोग आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। हेलो, मैं गौरव श्रीवास्तव। मैं डॉक्टर मेरा शुक्ला। हम लोग सीनोजोइक मेगा फॉसिल लैब के हैं और हम लोग का काम जियोलॉजिकल एज के हिसाब से शुरू होता है 65 मिलियन ईयर्स से लेके 2.5 मिलियन ईयर्स तक, जिसको कि हम सीनोजोइक एरा बोलते हैं। और ये सीनोजोइक एरा दो पार्ट में डिवाइडेड है, पैलियोजीन और नियोजीन। पैलियोजीन जो है वो 65 मिलियन ईयर्स से शुरू होता है और 23 मिलियन ईयर्स तक जाता है ये। और जो हमारा नियोजीन है वो 23 मिलियन ईयर्स से शुरू होता है और ये लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स तक जाता है। थोड़ा सा पार्ट इसमें क्वार्टनरी का भी इंक्लूड होता है। हम लोग जो प्लांट फॉसिल कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली दो रीजन पे हम लोग काम करते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव काम कर रहे हैं वहाँ के प्लांट फॉसिल्स पे, और मेरा काम है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसमें कि इंक्लूड है राजस्थान और गुजरात। तो डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, आपने फॉसिल जो कलेक्ट किए प्लीज वो दिखाइए। हम लोग के पास जो फॉसिल हैं, जैसे कि
ये फॉसिल जो है ये डिकन इंटरट्रैप से कलेक्ट किया गया है। इसको डॉक्टर अनुमेया शुक्ला ने कलेक्ट किया है और इसकी जो जियोलॉजिकल एज है तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले की ये फॉसिल वुड है ये। और इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, ये है यूकेलिप्टस की वुड हमारी। ये यूकेलिप्टस की वुड है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज के समय में यूकेलिप्टस को ये माना जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी ओरिजिन हुई है और ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। बट वर्ल्ड का अर्लीस्ट फॉसिल जो है यूकेलिप्टस का वो इंडिया से है। इसका मतलब यूकेलिप्टस की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है और यहाँ से उत्पत्ति होने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में गई है। आगे मैं और इसमें हमारे पास कुछ ये प्लांट फॉसिल लीव्स देख सकते हैं। ये देखिए ये फॉसिल लीफ है जो कि ये शेल पे प्रिजर्व्ड है हमारी और इसकी एज तकरीबन कितनी होगी 25 मिलियन ईयर। और ये लीफ जो है ये देखिए ये प्रिजर्व्ड है और ये इसकी एज तकरीबन है 55 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। और ये भी एक लीफ आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से प्रिजर्व्ड है, ये देखिए। और एक ये लीफ है जिसको आप देख सकते हैं 57 मिलियन कितना 57 मिलियन ईयर। और ये देखिए इतनी प्यारी सी लीफ है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही डिस्टिंक्ट है इसके फीचर्स। और ये फॉसिल लीफ को हम क्या करते हैं जब हम कलेक्ट करके लेके आते हैं फिर हम इनको लैब में लेके आते हैं और इनकी क्लीनिंग करते हैं हम लोग चीजल से और इनको क्लीन करते हैं अच्छे से। फिर इनकी फोटोग्राफी होती है जो कि हमारे पास ये माइक्रोस्कोप्स हैं, इनके थ्रू हम इनकी फोटोग्राफी करते हैं और उसके बाद फिर इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो कि हम मॉडर्न प्लांट की हेल्प से करते हैं जो कि हर्बेरियम में जो शीट्स होती है हर्बेरियम शीट्स उसकी हेल्प से इन ये जो प्लांट फॉसिल लीफ कलेक्शन जो है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो फॉसिल लीफ है ये किस प्लांट का या किस पेड़ का पत्ता रहा था उस टाइम पे है। उसके बाद इसकी प्रोसेस डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव बताएंगे हमें। हम लोग बेसिकली लैब में दो तरह का काम हम लोग क्या होता है, एक काम जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोजियोग्राफी। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी पौधे की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है। वर्ल्ड में कई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज मिलते हैं। तो डॉक्टर अनुमेया शुक्ला बायोडाइवर्सिटी पे काम करती हैं और उसकी बायोजियोग्राफी पे, और मैं जो हूँ वो मानसून इवोल्यूशन पे काम करता हूँ। जो हम लोग मानसून आज हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये मानसून जो आज हम लोग देख रहे हैं ये मानसून इसकी उत्पत्ति कब हुई है और उत्पत्ति होने के बाद अब तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग के साथ दो लोग और भी एसोसिएटेड हैं जो हम लोग के रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ उनके बारे में। अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने स्टूडेंट से जो कि मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। ये है मिस हर्षिता भाटिया और ये एज ए बीरबल साहनी रिसर्च स्कॉलर मेरे साथ एसोसिएटेड हैं और ये मानसून पे काम कर रही हैं मेरे साथ। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने रिसर्च स्कॉलर से जो कि मेरे साथ एसोसिएट है। ये है मिस काजल चंद्रा जो कि पेलियोजिन फॉसिल्स पर मेरे साथ काम कर रही है। इनका बेसिकली काम है पेलियो बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान गुजरात कि किस पेड़ की उत्पत्ति कब हुई थी और कहाँ से वो कहाँ माइग्रेट हुआ है, ये इनका बेसिकली काम है। ये उसी में पीएचडी कर रही हैं। तो बेसिकली मैं मानसून के इवोल्यूशन और मानसून में अब तक क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में काम कर रहा हूँ और इसके लिए हम लोग प्लांट फॉसिल्स का ही यूज़ करते हैं। प्लांट फॉसिल्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को डायरेक्टली ये प्लांट्स उससे उनके एडेप्टेशन में चेंज आता है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग अगर डिकोड कर ले कि उनके अंदर क्या चेंजेस आया है तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आज से मिलियन ईयर्स बैक हमारे जलवायु परिवर्तन में क्या परिवर्तित चीज़ें हुई हैं। तो अगर मानसून को देखा जाए तो मानसून कहते किसको हैं, मानसून अगर देखा जाए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि गर्मी के समय में बरसात और जाड़े के समय में सूखा होता है, इस कंट्रास्ट को हम लोग एक मानसून कहते हैं। और इस तरह का जो वातावरण है मानसून जो क्लाइमेट है वो मेनली लो लैटिट्यूड में ही मिलता है, इक्वेटर के पास इन बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ। और मानसून के कुछ जो रीजन्स हैं जहाँ जहाँ इस तरह के क्लाइमेट मिलते हैं जैसे कि हम लोग भारत में देखते हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया
some part of China, Indonesia और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम लोग मानसून को डिकोड करने के लिए मेनली ये मानसून की उत्पत्ति कब हुई है, प्लांट फॉसिल्स का ही यूज़ करते हैं। हम लोग के हिसाब से जो आज हम लोग मानसून देख रहे हैं, ये मानसून आज से 12 मिलियन ईयर्स बैक भी प्रेजेंट था, जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं। और उसके बाद कई ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं मानसून में, बट इसमें मानसून के इवोल्यूशन और अगर हम इसके इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे हिमालय पर्वत का मुख्य रोल इसमें निकल के आता है। अगर ये हिमालय हमारे भारत में या भूटान या जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं, अगर ये हिमालय नहीं होता तो इस तरह का मानसून हम लोग को नहीं मिलता। तो जो मानसून हमें मिल रहा है उसमें हमारे हिमालय पर्वत का मुख्य रोल है, और उसके बाद जो है हिमालय के बाद तिब्बतन प्लेटू का दूसरा रोल इसमें आता है। हम लोग जो यहाँ काम करते हैं, जैसे डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि वो मानसून पे काम करते हैं, तो मेरा जो बेसिकली काम है वो है पेलियो बायोजियोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो बायोजियोग्राफी क्या होती है, बेसिकली प्लांट्स किस किस जगह मिलता है। कुछ प्लांट्स हैं इंडिया में मिलते हैं लेकिन वो अफ्रीका में नहीं मिलते हैं, अमेरिका में नहीं मिलते हैं, कुछ अमेरिका में मिलते हैं वो अफ्रीका में नहीं मिलते। तो ऐसे अगर हम बायोजियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम का देखें वो डिफरेंट है। अगर हम मिलियन ईयर बैक जाएं, सपोज 50 मिलियन ईयर बैक, तो तब की बायोजियोग्राफी, पेलियो बायोजियोग्राफी हम देखें वो अलग थी, बहुत डिफरेंट थी। जो ये बायोजियोग्राफी या पेलियो बायोजियोग्राफी जो रिलेटेड है वो है रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सदर्न लैटिट्यूड टू द नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो इसको मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह इंडिया साउथ से इक्वेटर पे आई है, उसके बाद वो नॉर्थ में गई है, जिससे कि बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज भी हुए हैं, और उससे कुछ प्लांट्स जो कि पहले इंडिया में मिलते थे लेकिन अब वो नहीं मिलते हैं, वो गायब हो चुके हैं या मर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। लेकिन कुछ टाइम पहले वो वहाँ मिलते थे। तो वो आपको मैं कुछ स्लाइड दिखाऊंगी जिससे आपको बहुत क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंडिया है, ग्लोब है एक, जो कि पेलियो टेक्टोनिक मैप कह सकते हैं इसको आप। इसमें हम पेलियो डाइवर्सिटी और पेलियो बायोजियोग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इंडिया पहले जो था वो पहले अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था। धीरे धीरे जब टाइम हुआ तब इंडिया का मूवमेंट शुरू हुआ, इंडिया इन कॉन्टिनेंट से अलग होना शुरू हुआ। जैसे आप देखते हैं इंडिया की पोजीशन अभी यहाँ है, वो यहाँ नहीं थी, पहले बहुत नीचे थी। तो धीरे धीरे इंडिया इन कॉन्टिनेंट से अलग होना शुरू हुआ, और उसके बाद ये धीरे धीरे देखिए आइसोलेट है। अब इंडिया इन सारे कॉन्टिनेंट से अलग हो चुका है, एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। तो इसका फ्लोरा बहुत डिफरेंट है इंडिया का, कुछ मिक्सचर है अफ्रीका अमेरिका से, कुछ इंडिया का अपना फ्लोरा है जो कि बाद में डेवलप हुआ। धीरे देखिए जब 85 मिलियन ईयर पे इंडिया की पोजीशन ये होगा, और ये मेडागास्कर है जो कि पहले इंडिया से अटैच था लेकिन यहाँ के वो अलग हो गया, लेकिन फिर भी ये जो आइलैंड्स हैं इनके थ्रू अभी भी अटैच्ड है। अब ये देखिए इंडिया की पोजीशन आ गई है इक्वेटर पे, ये देखिए इंटायरली डिफरेंट। तो इस टाइम पे जो इंडिया का फ्लोरा था बहुत अलग था, लश एवरग्रीन फॉरेस्ट था पूरे इंडिया में, अलग अलग तरह के एवरग्रीन एलिमेंट्स थे यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया मूव किया, अब ये देखिए इंडिया का जो कनेक्शन है ये आपका यूरेशिया से हो गया है थ्रू डिफरेंट आइलैंड्स, ये देखिए यहाँ पे। तो ये कहा जाता है कि इंडिया जो अपना लेके आया है फ्लोरा, गोंडवाना फ्लोरा, वो इंडिया ने एशिया में डंप किया था जब इन दोनों का कनेक्शन हो गया था। अभी आपको कुछ और दिखाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया है। ये कहा जाता है कि ये जो एक आर्क है आप देख पा रहे हैं, लद्दाख कोहिस्तान आर्क, इसके थ्रू इंडिया और अफ्रीका का कनेक्शन था लेट क्रिटेशियस में, जो जैसे कि इन दोनों का फ्लोरा बहुत कुछ हद तक मैच करता है। इंडिया में जो फॉसिल प्लांट हमें मिलते हैं वो काफी हद तक मेडागास्कर और अफ्रीका से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों का कनेक्शन आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जब ये कनेक्शन हुआ, इंडिया मूव की, तो इंडिया जो फ्लोरा अपना लेके आ रही थी, जो कि कुछ मिक्सचर था अमेरिका का, कुछ अफ्रीका का, कुछ मेडागास्कर का, पूरा इंडिया ने जब इसका कनेक्शन एशिया से हुआ है तो यहाँ के फ्लोरा आपका एशिया में पहुंच गया, और इसी टाइम पे एशिया के कुछ प्लांट्स इंडिया में आ गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो बायोग्राफिक कनेक्शन था वो बहुत अलग था, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट था। बताना रेडी बोलना।
तो आप लोग ने देखा कि हम लोग लैब में क्या काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे मेनली हम लोग मानसून पे काम कर रहे हैं और मानसून की उत्पत्ति कब हुई है और जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून में क्या क्या चेंजेस आए हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और मानसून के अलावा जैसा कि डॉक्टर अनन्या शुक्ला ने बताया बायोजियोग्राफी के बारे में। हाँ, जैसे कि हम आपने देखा है कि इंडिया की पोजीशन, इंडिया कैसे कैसे मूव किया, इंडिया का फ्लोरा कैसे चेंज हुआ, तो इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं और इसमें हेल्प करते हैं हमारे प्लांट फॉसिल, जैसे प्लांट लीफ है हमारा और फॉसिल वुड है, ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा। तो बेसिकली ये फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग को मिलते भी बहुत मुश्किल से हैं, हम लोग को 8-10 दिन फील्ड में रहना पड़ता है इन फॉसिल को कनेक्ट करने के लिए। तो इसी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। और ये फॉसिल्स जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह की फोरेंसिक साइंस है, जिसमें कि हम लोग आज से मिलियन ईयर्स पहले अपनी इस पृथ्वी पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मानसून और हिमालय दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अगर हिमालय ना होता तो शायद हमारे भी देश में बिल्कुल यूरोप जैसा क्लाइमेट होता। तो हिमालय इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग की जो स्टडीज़ है, या मेरी या डॉक्टर अनन्या शुक्ला की, हम लोग इसी चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पौधा यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो ये पौधा कब आया, कैसे इसका रिलेशन जो है वो साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, कैसे ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। इसमें डॉक्टर अनन्या शुक्ला ने विस्तृत जानकारी दी आपको। और मानसून पे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी भी काम हम लोग का चल रहा है और काफ़ी अच्छी हम लोग की फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Hello friends, this is Dr. Anusuya Bhandari. She's gonna show you how samples are picked under a stereoscopic microscope. Basically, she'll be telling you about the microvertebrates. Yeah. Hello, I am Dr. Anusuya Bhandari, working on micro and megafossils, fossils, basically in the vertebrates. I am a vertebrate paleontologist, so I will show you how to macerate fossils and how to, maceration is a technique. So firstly, we extract fossils from the rocks. So here you can see this is the rock, this is a chunk, big rock, and firstly we crush it with the help of mortar pestle. So crushing is the first method. Before crushing, what we do, we dry the sample in the sunlight. So crushing is the second method. So firstly we crush the big chunk into small pieces. So here you can see this is the small samples. And third is soaking method. Here you can see, can you come here? We soaked crushed sample in the bucket. In water, is it? Yeah, this is water. But if it will not soak properly, so we used formic acid. So we treated it by formic acid. After processing, what we do washing and screening. So washing and screening done by the different size of mats. So this here you can see this is the 5 different size of mats, 100 to 10 micron, 100, then 60, then 40, then 20, then 10. So after that we use this binocular microscope and You can show them how to pick. yeah. After washing sample, what we do, we dry it again in the sunlight and we examine fossils under microscope. So this is the binocular microscope. So what we do, we pick fossils with the help of brush and this picking tray. Here you can see I have already spread the samples here and you can see this is the picking brush. I picked fossils with the help of brush and we have already kept fossils here in the assemblage tray. So this is the method what we are using, and after getting fossils what we do HCM for photography. So photography is the last techniques. Thank you so much. Good evening friends. As I've already told you in the PPT, this is the air inlet and this is the pressure gauge, which is a regulator. This is the air is already coming in. You can see the pressure here, and this is the pneumatic air scribe which is attached to that air, the pressure gauge unit.
So once we switch on the air compressor unit, the pneumatic air stripe starts. This pneumatic air stripe comes in various styluses and bushes. You can see here. For preparation, we use these many number of glues. There are different stabilizers in glues here. Yeah, and this is the HEPA filter for health and safety. We work under this optimizer lens. You can see here. This is a 2.5x optimizer and either a magnifying lens here. You can see the specimen. You can work with this magnifying lens, under this magnifying lens, to prepare these specimens. Yeah. So now I can show you how it is prepared. So this has started. Pneumatic air scribe works as a micro jack hammer, and it removes the sediment from this specimen which is under preparation. Now you can see some of the prepared specimens in the vertebrate lab. So the idea is to reconstruct this specimen. And hope you enjoyed the video. Thank you so much. Good evening, friends. This is Dr. Vivesh Veer Kapoor. I am a scientist at Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow. I'll be talking about the vertebrate paleontology and preparation lab in the institute. This lab was inaugurated on the 26th of February in 2018. The aim of this lab was to prepare field collections of fossil vertebrates, that is, animals which have a backbone. And we prepare these, we collect these fossils in the field, and then we prepare them in this particular lab. We also make laboratory collections on microvertebrates. And you might have seen in the other part of the video how we do it. We macerate the sample. Then we use a microscope. Under the microscope, we pick these microvertebrates and we store them in specific slides, label them and store them in these boxes. The preparation lab is equipped with an electrically powered air compressor unit, which is 100% oil free. This works at a maximum pressure of 121 psi. And this pressurized air is provided within the lab through this air inlet, which is attached to a pressure regulator. And this pressurized air is used to operate the pneumatic air scribes. These pneumatic air scribes come with various types and sizes of bushings and styluses. And that's how we prepare the lab, as you have already seen in the other video. We use portable magnifiers, optimizers from 2.5 to 10x magnification. And we also use stabilizers and adhesives to treat fragile and cracked or broken specimens. The laboratory also has a stereoscopic microscope, which is attached with a digital camera, which is attached to a computer. The idea is to not only to pick microvertebrates under a stereoscopic microscope, but also to study these microvertebrates in terms of taxonomy. We can also measure the size, make measurements on these specimens. Like you can see on the right hand side of the slide, we have a fish tooth, and you can see the height of this tooth. There are certain softwares which we can use, and all the microvertebrates can be measured using this particular software. And obviously we store these microfossils in slides and storage boxes in trays. Now, considering the health and safety, because of the pneumatic air scribe usage, the lab has a lot of dust and fumes and also noise.
To remediate these, we use some personalized protective equipment, that is PPE. For dust and fumes, we use dust mask and also eye protection. And for noise, we use ear defenders to protect from noise. Uh, Once the sample is prepared, we take a lot of measurements on the samples. We photograph these samples. We take note of the morphological information on these fossils, and there are various applications of the morphometric information for a vertebrate paleontological research. That is, we can infer the taxonomic and evolutionary status of vertebrate fauna. We can estimate the body mass of vertebrates. We can also talk about the community structure and their surrounding habitat. We also take note of the global distribution patterns of fossil vertebrates, and there are many other related aspects. To give you example, this is a study on the Middle Eocene 14 million year old vertebrate assemblage from Palasawa, that is Rapar Taluka in Kutch district of Gujarat state, Western India. Here you can already see on the left there's a litholog which shows from where these different fossils have been recovered. And all these fossils, there are microvertebrates as well as mega-sized vertebrate specimens. These include fishes as well as amphibians, birds, reptiles, and mammals, both marine as well as terrestrial. The overall research study has shown that the faunal assemblage supports the presence of riverine estuarine system linked to the sea. That is, depositional centers were quite close to the sea, and prevalence of warm, humid, wet, tropical to subtropical environmental conditions in the past. Palasawa terrestrial mammalian assemblage represents at least 7 families, with 6 of the terrestrial mammalian taxa identified to the genus level, namely Sanitherium, Shivameryx, Brachypotherium, Zygolophodon, Gomphotherium, and Dinotherium. Now we also see when we try to relate in a biostratigraphic context, we see that the overall assemblage, which includes Zygolophodon and Dinotherium, these are large mammals, herbivorous mammals. They indicate a middle Miocene or a 14 million year old age for the sedimentary succession at Palasawa. Furthermore, a 14 million year old age for the Palasawa fauna is indicative of a correlation to regression cycle R5 in the Tagus Valley succession of Portugal. This is one aspect on which the Vertebrate Paleontology Lab at BSIP has been working on. There are many other aspects. You are free to contact us via email or via phone. And I hope you like the presentation and the video along with it. Thank you so much. Have a nice day. Here you can see field photo, turtle moon. Here you can see the coconut. So several other things is preserved is in the sediments as well as in the amber. If you see, very interesting finding of the insects is in the amber. All these insects we have been recovered from the Cambay Basin, Gujarat, and there is the several type of insects, flowers, and we have been recovered some of the palmomops, some of the seeds, some of the leaves, palynological assemblage, dinoflagellates, woods, microseeds, and several other things. So this is the only area where we have done lot of work and the multidisciplinary data for a detailed study of this area. So Cambay Basin is the hot spot is in the India where you can recover all kind of fossil assemblages. Otherwise, in other areas there is not found all these kind of things. So this is the very interesting area, especially for the amber. So we are working in this area, Cambay Basin, Gujarat, and now I am working in the Kutch Basin, Gujarat also. So newly we have been investigated
very nice amber locality in Kutch Basin, Gujarat, and that is in progress. But Cambay Basin, some of the field photographs with the multidisciplinary field of scientists are here. You can see several peoples are working together and investigating several type of fossils. Thank you very much. Hello, I'm Dr. Poonam Verma, scientist from Virgo-Sahni Institute of Paleosciences, and here I'm pursuing the Cenozoic Paleopalynology. In this video, we will be learning about the Cenozoic Paleopalynology and its application in the field of paleosciences. Let's start with the introduction of the Cenozoic time period. The Cenozoic is a Greek word which means the new life. The Cenozoic era is the most recent era of the three geological eras of Phanerozoic eon. The boundary between Mesozoic and Cenozoic is marked by the Cretaceous Paleogene or Cretaceous Tertiary mass extinction. It covers the time period between the 65 million years to present. It is divided into the three sub-periods, Paleogene, Neogene, and Quaternary. Now coming to the climate curve, it is the stacked deep sea benthic foraminiferal oxygen isotope curve based on the records from deep sea drilling projects and the oceanic drilling project. In the oldest sub period of Paleogene, it began with a KPG mass extinction event at around 66.5 MA and ended with a 33 MA when the first Antarctica sheet was started forming at the South Pole, and before that there were no ice caps at the poles. It is considered to be globally warm period superimposed on which several transient abrupt hypothermal events have occurred during this period. The most rapid event was the PETM, that is Paleocene Eocene Thermal Maxima event. Event which given rise to the 6 to 8 degree warming at sea surface temperature. This PETM is widely recognized by the scientists as the best geological analog for the human introduced global warming that is happening now. And this is the warming of PETM caused the major faunal floral turnover over the continent to the deep marine realm across the globe. And the major thing which happened was the diversification, evolution, and dispersal of the mammals, and expansion of the tropical vegetation was a most significant feature of this period. Subsequently, in the Neogene times, the global climate cooled considerably and became more seasonal and culminating into the continental glaciation during the Quaternary periods. Now, what was happening on the Indian subcontinent? The Indian subcontinent was in the southern hemisphere in the beginning of this Cenozoic time, and it crossed the Paleo-equatorial region and eventually collided with the Eurasian plate and given rise to the Himalayas and the Tibetan plateaus, which have the formation of Himalayas and the Tibetan plateau gave rise to the various climate as well as vegetation belts over the Indian plate. Now coming to the palynology. Palynology is a science of organic wall microfossils. This term was coined by the William N. Hyatt in 1944, and the literal meaning is a fine dust or floor, and the working definition is the study of the organic wall microfossils that are found in sedimentary rocks. And these can be divided into two major categories: terrestrial component and the marine component. The terrestrial component covers spore pollens and marine, mainly dinoflagellates and acritarchs, which we are working in the BSIP. The spore pollens are the reproductive bodies of the flowering and non-flowering plants. Spores are of the non-flowering parts, and the pollens are the male reproductive bodies of the flowering plants. These ranges from 2 to 200 microns, and the spores having the geological range from Ordovician to recent, while the pollens range from the Devonian to the recent. And the dinoflagellate cyst, these are the unicellular, autotrophic or heterotrophic
marginal marine planktons, and these geological range, their geological range is from Upper Triassic to recent. And the calcareous nanofossils are the marine microfossils which are unicellular, flagellate, and they belongs to green brown alga, and they are very minute. They are of many minute size ranging from 1 to 30 microns, and their geological range is from late Triassic to the present. And the acritarchs, these are the microfossils which cannot be assigned to any biological group, and they ranges right from Archean to recent. All these microfossils, or we can say the penological entities, are deposited in several sedimentary deposits under various sedimentary environments, ranging from glacial to fluvial to lacustrine to marginal marine to deep sea real. And identification and the study of these microfossils are very important in the field of paleosciences. And the composition of these penological entities, or we can say the pelofacies, is very specific to the different environment. So they are the very good indicator of the reconstruction of paleo environment. The fundamental steps of doing the paleopenology involves the two components. One component is dealt in the field, where we collect the sediment sample, we collect the modern flora, we collect the climate data. And another component is dealt in laboratory here at BSIP, where we do the paleomorphs studies, and we integrate our studies with the geochemical and geophysical studies to bring out the biostratigraphy and age model, the paleovegetation and paleoclimate, or the depositional environment reconstruction of any particular area. See this, in this way we collect the outcrop sample. These are the field photographs. This is a photograph of the lignite mine, and in this way we collect the outcrop succession while making the trenches. And we also collect the drill core cutting samples from the subsurface, and we bring the samples to the laboratory, and we do cleaning, we do crushing, and we do chemical processing to remove the inorganic part from the rock. And this process is known as the maceration. Here we use the HCl, HF, the chemicals like HCl, HF or nitric for the removal of the unwanted organic and inorganic part. And we do the chemical density separation to concentrate the organic remain, and then we do the mounting, and mounting on the slides or on the stub for the STM studies, and the slides are ready for the observation, scanning, identification and documentation. On the basis of these studies, the age determination, the biostratigraphy and correlation, paleoenvironment reconstruction, source rock evaluation, paleoecology and paleogeography and paleoceanography can be done. And the study of these microfossils provide us the time frame for the sequence stratigraphy and basin modeling. They are the excellent proxy for the climate change in the geological past. They are invaluable for the hydrocarbon exploration, and they are the most suitable for the multidisciplinary studies, integration with the magnetostratigraphy, stable isotope studies, seismic stratigraphy, and the evolutionary and microbiology. And we are fortunate enough that in BSIP we are taking up all these fields of the paleosciences. Here in BSIP, we are also using the paleopalynology and organic facie as a tool for the hydrocarbon exploration. We do the precise age demarcation, high resolution biostratigraphy on the basis of spore pollen, calcareous nanofossils, nanoflagellates, cysts, and forums to erect the regional biostratigraphic framework. We also do the sequenced biostratigraphy where we try to find out the transgressive regressive cycles and the relative sea level changes to bring out the sequence stratigraphic framework for the hydrocarbons exploration. We do the source rock evaluation of organic matter and characterization on the basis of thermal alteration index, the fluorescence studies, and the organic biomarker typification, which in turn provides the potential source rock evaluation
for the hydrocarbon exploration. And the paleo environment and the source rock, reservoir, and cap rock studies are also being done for paleo environmental modeling under the hydrocarbon exploration. Thank you.